औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 का हज होने जा रहा है। इस हज की गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल हज कमेटी ने पिछले 4 दिन पहले अपने गाइडलाइंस को जारी की है। उसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑनलाइन के लिए भी वो भी जो है अप्लाई हुआ है। अभी इस साल हज को जाने वाले टोटल हिंदुस्तान से 1,75,065 1,70,065 मेंबर्स पूरे हिंदुस्तान भर से हज को जाएंगे। ये पिछले हाजियों में और अब के हाजियों में टारगेट में लगभग 40,000 की बढ़ोतरी हुई है। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़े मुबारक बात है कि इतने पॉपुलेशन के लिए सऊदी हुकूमत ने हमारे हिंदुस्तान हुकूमत के लिए और हिंदुस्तान हाजियों के लिए इतनी बड़ी टारगेट दी है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से और हज कमेटी कर्नाटक की ओर से उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ इस गाइडलाइंस में जो 2023 1444 हिजरी का जो हज है, इसमें अभी हमारे कर्नाटक को टारगेट नहीं दिया गया है। अभी टारगेट पूरे स्टेट को कुछ दिन में टारगेट दिया जाएगा। लगभग मैं समझता हूँ 7 से 8 हज़ार के बीच में टारगेट मिलने की उम्मीद है। 7 to 8,000 टारगेट मिलने की हमें उम्मीद है। इंशाल्लाह जो भी हमारे गाइडलाइंस और जो हमें टारगेट आएगा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, उसको हम कबूल करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन ऑनलाइन किया गया है, इस साल का हज लाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसकी तारीख़ 10 मार्च 2023 आखिरी डेट है। और ये डेट मैं समझता हूँ वक्त कम रहने की वजह से ये डेट आगे नहीं बढ़ेगी। ये डेट इस वक्त तक ही फाइनल होने के चांसेस हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। क्योंकि लोग को जो है एप्लीकेशन फॉर्म लेना, फिर आगे की कार्रवाई करना, इसके लिए बहुत काम रहता है। तो लास्ट मार्च 10 तारीख तक आखिरी डेट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और उसकी फ़ीस जो है फ्री रखा गया है। पहले 400 रुपये फ़ीस लेते थे, अब फ़ीस नहीं है। फ्री में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसका ऐप भी है, ऐप के माध्यम से इससे भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और उसके साथ साथ एज की लिमिट दी गई है, 70 प्लस तक जो है एज लिमिट है। पर जैसा कि पिछले कोविड महामारी की वजह से एज का काफ़ी डिफरेंट चलते रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो एज की लिमिट दी गई है वो 70 साल प्लस है। 70 से ईयर तक लोग हज को जा सकते हैं। और उसके साथ साथ महरम का जो मामला था वो 45 ईयर्स के बाद वो महरम जा सकते हैं। उसकी भी जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस में दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कर्नाटक स्टेट हज कमेटी जो पिछले हमारी बहुत ही गड़बड़ी में हमारा हज का काम हुआ, लेकिन इस साल हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हाजियों को अच्छी से अच्छी सहूलत मिले और हमारे हाजी यहाँ से खैरियत से गए और खैरियत से आए। इसकी कोशिश हमारे हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सरफराज खान साहब, नोडल ऑफिसर अब्बास शरीफ और हमारे मेंबर मोइनुद्दीन साहब और तमाम मेंबर्स इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हज के मामले में हम लोग अच्छा से अच्छा काम करें। और दूसरी बात यह है कि इस हज भवन में हम लोग काफ़ी कोविड की महामारी की वजह से, कोविड में जो बिल्डिंग दी गई थी उस बिल्डिंग को काफ़ी ख़राब किया गया था BBMP की तरफ से। और यहाँ पे जो लोग थे
अभी वो भी बिल्डिंग काफ़ी अच्छे पैमाने पे तैयार हुई है। इस बिल्डिंग भी अभी हमारे इस्तेमाल में भी आ रही है, तो हाजियों के लिए और अच्छी सहूलतें होंगी। और उसके साथ साथ जो एयरपोर्ट है जाने वाले, उस एयरपोर्ट में भी बढ़ावी हुई है, जैसा कि मंगलूर हुआ है और जो है गोवा हुआ है। दो हमारे हाजी जाते थे, जैसा कि मंगलूर से, गोवा से और हैदराबाद से। तो इस वक्त शायद हमारे हाजी और हाजियों को भी इस गाइडलाइंस में प्रोविज़न दिया गया है कि आप जहाँ से जाना चाहते हैं वहाँ आप एप्लीकेशन में अपना नाम डाल सकते हैं। तो शायद हमारे जो बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर के लोग हैदराबाद से जाते थे, शायद वो ख्वाहिश कर रहे थे हैदराबाद से हज के लिए जाने के लिए, जैसा कि बेलगाम के लोग गोवा से जाने की कोशिश कर रहे हैं, ख्वाहिशमंद हैं, तो शायद वो लोग गोवा से जाएंगे। मंगलूर का तो एयरपोर्ट हुआ है, तो मंगलूर के लोग पहले भी हमारे मंगलूर से हज को जा चुके हैं। तो इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मंगलूर के और वहाँ के आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लोग मंगलूर से भी इंशाल्लाह हमारे हाजी सऊदी अरब के लिए रवाना हों। अच्छा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब से शुरू होता है? अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है ओरिएंटेशन प्रोग्राम की। और कोविड के वैक्सीन 2019 का जो था कोविड का, वो लेना कंपलसरी है, उस गाइडलाइंस में भी बताया गया है। और दूसरा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम या ट्रेनिंग का प्रोग्राम अभी कुछ गाइडलाइंस नहीं दी गया है। और जब भी गाइडलाइंस दी जाएगी इंशाल्लाह हम तमाम लोगों को इत्तला करेंगे। पूरा काम लॉन्च होता है क्या? इंशाल्लाह इस वक्त हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं, बैंक्वेट हॉल विधानसभा में शायद इंशाल्लाह सीएम साहब को। यहाँ नहीं होता ना कर्नाटक में? हाँ, वहाँ करे थे ना, बॉम्बे में वहाँ था। इस मरतबा भी शायद नहीं, इस वक्त मरतबा तो जैसे पिछले, उससे पहले जो खुरा हमारा यहाँ होता था उसी तरह से हम लोग अमल में लाएंगे। वक्त का जो तगाज़ा था उस टाइम पे, इसके लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कर दिया, बिकॉज हमारे को 2-3 दिन पहले बोले, पहले पूरा का डेट हम ना 1 महीना पहले, 15-20 दिन पहले मालूम होता था, तो हम प्रोग्राम्स अरेंज करते 2-3 दिन में होने से उन्होंने पूरा कर दिया। अब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहे हैं, शिकायतें आ रही कि सर्वर डाउन है, एप्लीकेशन अपलोड नहीं हो रहा है, तो इस ताल्लुक से लोग परेशान हैं एप्लीकेशन डालने। नहीं, ये हज का जो डाउनलोड है, लोग एक साथ कोशिश करते हैं एप्लीकेशन डालने के लिए, लेकिन हम लोग सेंटर जो बॉम्बे में सेंट्रल हज कमेटी के वहाँ के सीईओ को और वहाँ के ज़िम्मेदारों को भी ये बात की कंप्लेंट की है कि आप क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको आप अच्छा से ठीक ढंग से काम करने की कोशिश करिए। क्योंकि लोग एप्लीकेशन दिन में बहुत डालते हैं, अब लोग बोलते हैं 6 बजे के बाद आप सर्वर फ्री है, कर सकते हैं, तो शायद वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो उसकी कोशिश हो रही कि सब एप्लीकेशन डाल सके और सर्वर में जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको ठीक करें। नहीं, हज कमेटी ऑफ इंडिया को आपके तरफ से कंप्लेंट गया है? जी हाँ, मैं फ़ोन करके बात किया हूँ, क्योंकि लोग हज को जाने वाले जो हाजी है वो कंप्यूटर पे बैठ करके जो है अपना एप्लीकेशन डाल रहे हैं, कहीं रुक जा रहा, कहीं कुछ देरी हो रही बोल के, इस बात का मुझे भी काफ़ी लोग फ़ोन करके बताए थे, 1-2-3 लोग फ़ोन किए थे, तो मैं तुरंत बॉम्बे में बात किया, तो उन्होंने बोले जो भी हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको क्लियर करेंगे। काफ़ी पूरे हिंदुस्तान में जो है वक्त कम रहने की वजह से सब लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि फ्री एप्लीकेशन है, तो उसमें लोग ये कह रहे हैं कि भाई चलो एप्लीकेशन भर दें, अगर हमारा खुरा में सिलेक्शन हो तो फिर वक्त के हिसाब से पैसे की तैयारी करेंगे। और इस वक्त भी जो हज हुआ पिछले और अब में लगभग मैं समझता हूँ 50,000 कम होने के आसार है। तो 1-2-3 तो ऐसी सहूलतें सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, जैसा कि आपको पता है पिछले हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने दिल्ली में मिनिस्टर सुमिति ईरानी जी के सामने कंप्लेंट रखे, उस कंप्लेंट को भी उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। जैसा कि ब्रीफकेस का मामला था, ब्रीफकेस के मामले में काफ़ी हमें कठिनाई में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो वो बात हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब जब दिल्ली में रखे तो मैडम उस बात को कबूल करके वो इम्प्लीमेंट भी किए, क्योंकि अभी ब्रीफकेस नहीं देंगे, आप ख़ुद अपना ब्रीफकेस लेके आप इतने वेट का है आप लेके जाना है। दूसरा जो रियाल का मामला था, अभी इंडिपेंडेंट दिया गया है, आपको जितने रियाल लेके जाना है उतने रियालों की आपको इजाज़त रहेंगी। आप अपने स्टेट से ही किसी बैंक को आप टाइप कर करके यहाँ पे रियाल देने की सहूलतें दे सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, रियाल के लिए कोई बैंक को नहीं टाइप करके जो बॉम्बे से भिजाते थे, वो एक निकाल दिया गया। दूसरा उसके साथ साथ ब्रीफकेस का जो मैटर था, ब्रीफकेस का भी जो वो भी निकाल दिया गया है। तो अभी हाजियों को अपनी सहूलत के हिसाब से अपना सूटकेस लेके जा सकते हैं।
तो ये चीज़ें रहने की वजह से भी काफ़ी चीज़ें इस वक्त हमारे हाजियों को सहूलतें मिल रहे हैं। ब्रीफकेस का मसला है, रियालों का मसला है, और जो है हमारे रेट भी जो है कम होने जा रहा है। तो तमाम इस चीज़ से फ्री एप्लीकेशन फॉर्म रहने से लोग काफ़ी एप्लीकेशन डाल रहे हैं। हज का फॉर्म 10 मार्च को ख़त्म होता है। जी सिलसिला हाजियों का कौन से महीने से शुरू हुआ? देखिए अभी वो तो आया नहीं, जैसे हमारे आइडिया रमज़ान की ईद के बाद तुरंत चालू हो जाएगा। रमज़ान की ईद के 15 दिन के बाद हमारा जो है, क्योंकि टाइमिंग तो देने में सेकेंड वीक में, ईद के बाद सेकेंड वीक में हमारा होगा। जैसा कि क्योंकि पिछले बार तो हो काफ़ी अलग अलग था, कोविड की वजह से बहुत कम टाइम में फ़्लाइट्स थे और वक्त कम था, होता नहीं होता, वो तमाम चीज़ें थे। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सहूलतें देंगी कि हर स्टेट के हाजियों को कि कम से कम कैसा जाएं, किस तरह से जाएं। दामुल या हाजियान के जो खादिम जाते थे ऑफिशियली, खादिमुल हुज्जाज। क्या इस बार भी ऑफिशियल रहेंगे, नॉन ऑफिशियल? तो ऑफिशियली रहेंगे, उनके गाइडलाइंस में है ना, ऑफिशियली हज को जाएंगे और फ्रेश लोग जाएंगे। जो भी है उसके गाइडलाइंस के मुताबिक हम खादिमुल हुज्जाज को भेजेंगे। एक और शिकायत है, गुज़िश्ता साल में जो एडवर्टाइजमेंट से जो कवरेजेस सब हुए, उन बिलों पर ऑब्जेक्शन क्यों डाला गया है सर? ये तो पब्लिसिटी का मामला है, लोगों तक तुम्हारा पैगाम पहुंचाया गया है, उसके बावजूद एक मेंबर जो खुसरो कुरैशी जो है, हाँ। उनकी तरफ से बार बार ऑब्जेक्शन क्यों होते हैं? क्या वजह क्या है? देखिए अब हमारे पास हज कमेटी कैसे बनी, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, आप लोग को भी इसके बारे में पूरी इत्तला है। लेकिन खुसरो कुरैशी साहब को हम शुरू से साथ में लेके काम करने की कोशिश की है। हम चाह रहे थे कि आवाम को इत्तला मिले कि जो पेपर के थ्रू या टीवी के थ्रू या व्हाट्सएप यूट्यूब के थ्रू लोगों को इत्तला मिले, ये तो बहुत ज़रूरी काम है। ये मैं आज नया नहीं कर रहा हूँ, ना मेरे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नया नहीं कर रहे हैं। ये पिछले कई ज़माने से होता है, बेग साहब के दौर से, वो ज़मीर खान साहब, बड़े पैमाने पे एडवर्टाइजमेंट होता था। पता नहीं एडवर्टाइजमेंट हम देने के बाद शायद उनको क्यों क्या नाराज़गी थी वो नहीं जानता है। लेकिन ये ठीक नहीं है। देखिए कोई एक सिस्टम होता है काम करने का, वो सिस्टम को आप फॉलो करना चाहिए। एक काम जेनाइन काम ना सर। देखिए पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना और लोगों को जो है इत्तला देना, लोगों को बुला करके मीटिंग करना, वॉलंटियर्स के साथ बात करना, उनके साथ जिम्मेदारी काम, ये तो रूटीन काम है। आप वॉलंटियर्स को क्यों ज़्यादा लगाते, आप कहीं क्यों ज़्यादा कम करते, वो तमाम चीज़ें ऐसे होते थे। लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते हुए लेके चले। और मीडिया में मेरे से ज़्यादा वो नहीं थे जो साहब मीडिया एडवर्टाइजमेंट में पैसे क्यों दिए बोल के जो बोलने वाले साहब, वही ज़्यादा मीडिया में रह के बात किए। तो ये ठीक नहीं है, लेकिन हम भी उनको बताए। जी नाराज़गी देखिए, उन्होंने जब इस तमाम चीज़ें होने के बाद मैं उनको काफ़ी फ़ोन किया बात करने की, आइए खुसरो कुरैशी साहब हम आपसे बात करेंगे, जहाँ हमारी गलती है हम उसको ठीक करेंगे, या आप जो बोले हैं आप उसके ऊपर गौर करिए। अब तक तो आए नहीं, मेरे से बात भी नहीं हुई। तो ये जैसे उन्होंने पेपर में दिए मेरे बारे में या कुछ और लोगों के सामने इत्तला गई, वो तुरंत हम उसके बारे में रिप्लाई भी दिए और पेपर के मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को उसकी जानकारी दिए, क्या सच है क्या झूठ है वो तो हम बताए। लेकिन हम भी ये चाह रहे थे उनको एक मेंबर की हैसियत से, आप आइए, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, हमारे तमाम मेंबर, मोइन भाई हैं, जान भाई है, कबीर भाई है, तमाम मेंबर्स हैं, सबके साथ बैठ के मशवरा करिए। ये मशवरे का काम होता है, एक दूसरे के मशवरे से ही हम लोग आगे जाते हैं। ये किसी का इंडिपेंडेंट या किसी का प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, मशवरे से काम होता है। और ये अल्लाह के घर का काम है, हाजियों का काम है। हम बड़े खुशकिस्मती है कि हमें हाजियों की खिदमत करने का मौका मिला और हम लोग काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे अच्छा हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को नाराज़गी ना हो, ये हमारी कोशिश है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हज हो रहा है, तो हमारे तमाम मेंबर्स, हमारे ऑफिसर्स, हम सब लोग कोशिश में हैं कि अच्छा से अच्छा हो। ये छोटी मोटी चीज़ों को जो भी है ऑफिशियली हमारे मेंबर्सों के साथ बैठ के मशवरा करके भी इसको हल कर सकता है। लेकिन पता नहीं वो साहब को क्या महसूस होता, क्या वो सोचना चाह रहे हैं, क्या वो करना चाह रहे हैं, अल्लाह ही जाने। शायद पूरा काम को दबा कर रखना चाहते हैं शायद। देखिए वो तो बहुत ख्वाहिश थी उनको चेयरमैन बनने की,
पहली बार। क्योंकि आपके हाजियों ने गुज़िश्ता बार आपको सर्टिफिकेट दे दिया है कि इस बार का जो हज हुआ वीआईपी था। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका होने के बावजूद खुशी मनाने की जगह इन हर बिल पर ऑब्जेक्शन डाले तो कैसे ध्यान दे कम तो जी हाँ। अब ये फिगर कर्नाटक से कितने आदमी जाएंगे, ये फिगर कब मालूम होगा? अभी देखिए मैं समझता हूँ 1 वीक के अंदर मालूम होगा। अभी इसके बारे में हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान साहब बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि चेयरमैन साहब ने हमने इस हज 2023 जो अभी अनाउंस हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत डिस्कशन के बाद लास्ट टाइम में जो हज में जो खामियां थी, बेसिकली जो है स्पेशली बेंगलोर एम्बार्केशन पॉइंट जो था उसमें हम लोगों को बहुत ही तकलीफ़ हुई, इसलिए कि बहुत सारे फ़्लाइट्स एक ही दिन गए। आपको मालूम है कि वो प्रॉब्लम हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब सारे मेंबर्स सब मिलके जितना आसान हो सके आसान करके सारे हाजियों को बग़ैर तकलीफ़ के हज को जाके आने का मौका करके दिए थे। तो ये जो सवालात थे ये हम लोगों ने जब दिल्ली में और चेयरमैन साहब दिल्ली गए थे हज कॉन्फ्रेंस में, तो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हज स्मृति ईरानी मैडम के साथ हमारी जब मीटिंग हुई तो हम लोगों ने हमारे जो प्रॉब्लम्स थे हम लोगों ने उनके सामने रखे। स्पेशली जो सूटकेस का मामला था, तो मुझे मालूम है कि मोइन भाई खुद जाके उन्होंने गाड़ियों को पकड़ के सूटकेस लेके आया, तब तक भी हमारे को सूटकेस नहीं आया था, क्योंकि जब -24 आवर्स के मतलब 24 आवर्स के बाद फ़्लाइट निकलने वाली थी तब तक भी हमारे पास सूटकेस नहीं आए थे। तो हम हमेशा यही पूछ रहे थे कि आप सूटकेस क्यों देंगे, सूटकेस कुछ हाजी लेके आएंगे, आप मेजरमेंट्स दे देंगे तो उसके हिसाब से वो लेके आएंगे बोल के हम लोग बोल रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे जो हज में जो हम लोग प्रॉब्लम्स फेस किए, जैसे कि आपको छाता देना, बेडशीट देना, ये ज़रूरी नहीं है। हाजी खुद अपनी चीज़ें लेके आएंगे, उसमें उनका पैसा कट करना ये ज़रूरी नहीं है। तो ये ज़रा चीज़ों में जो है हम लोगों ने क्या कहा कि फ़्लाइट का जो है हज में अगर इसका कॉस्ट कम कर दें तो हाजी को बहुत ही आसान होगा। और दूसरी बात ये थी कि जैसे हम लोग हर टाइम हज के लिए जो हाजी जाते हैं तो हमारे हाजी जो है 4 ट्रिप्स का पैसा देते हैं। जैसे कि 2 ट्रिप का जाने और आने का देना चाहिए, लेकिन फ्री फ़्लाइट का भी पैसा वो ही देते हैं। जैसे कि जब फ़्लाइट सऊदी से खाली इधर आती है और फिर उनके छोड़ को वापस जाती है तो वो पैसा भी हाजी पे देते हैं। तो ये मैंने मैडम के निगाह में ये बात मैं और कोई और दूसरे स्टेट के चेयरमैन और ईओस भी उनके निगाह में लाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को हमको बदलाना पड़ेगा और जो है एक ही मतलब 1 वे फेयर लेना चाहिए, जाने में और आने में एक ही फेयर करना है, इसमें कुछ फेयर में कम करने की कोशिश हम करेंगे बोल के उन्होंने सिविल एविएशन मिनिस्टर से बात करने की वादा किया था। और उसके बाद दूसरे प्रॉब्लम जैसे कि वहाँ पर हाजी लोग जाते हैं तो वहाँ पर कमरे, रहने के रूम्स और जो खादिमुल हुज्जा जाते हैं बार बार रिपीटेशन नहीं होना, तो ऐसे बहुत सारे जो हज में प्रॉब्लम्स होते थे, ये प्रॉब्लम्स हम लोगों ने उनके साथ डिस्कस किया। और हज का कोटा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हज का कोटा तो बहुत ही बेहतरीन एक डिस्कशन था कर्नाटका हज कमेटी की ओर से। तो हमने तो काफ़ी मैक्सिमम कर्नाटका हज कमेटी और आंध्र प्रदेश हज कमेटी ने ज़्यादा से ज़्यादा तेलंगाना के, हाँ, तो हम लोगों ने लीड लेके ये सब प्रॉब्लम्स दे। तो आप देखेंगे वो प्रोसीडिंग्स हैं, मैं आप सबके साथ वो शेयर करूँगा। वो प्रोसीडिंग्स में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वही अप्रूव होके आया है। और आप देखेंगे तो हज पॉलिसी जो उन्होंने बनाया, ड्राफ्ट हज पॉलिसी जो बनी है 2023, तो हज पॉलिसी में भी मोस्ट ऑफ द थिंग्स यही है। और हमारा अंदेशा ये है कि एक बार हज का कॉस्ट भी कम होगा। तो और दूसरी बात ये थी कि जो हाजी जाते हैं तो वो 2000 रियाल लेके जाते थे यहाँ से, तो और वो उनको डिपॉजिट करना पड़ता था। तो ये अगेन ये क्यों, मतलब कोई हाजी जाता है तो 2000 भी लेके जाए, 4000 भी लेके जाए, और एडवांस में क्यों पे करें? क्योंकि हर आदमी अपने पैसों की ज़रूरत में 3-4 महीने पहले जो जैसे पैसे डिपॉजिट करता है तो जाने के टाइम तक इंतज़ाम कर लेंगे वो। अब 4 लाख रुपए भरना है तो 4 लाख रुपए ला के कहाँ इमीडिएटली भरेंगे? तो इस तरह का प्रॉब्लम्स जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने कहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे प्रॉब्लम्स ये बार सॉल्व हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन एक ऑर्डर्स मैडम ने पास किया है, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जो है, और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर भी जो है इसमें बहुत ही उनका भी साथ है
जो भी हज कमेटी में चेंजेस थे उन्होंने भी जाके मैडम से मिल के, शशिकला जोले मैडम वो भी जाके मिल के बात किए हैं। उन्होंने भी बहुत हज के लिए बहुत ताउन किया है। तो वही एक नतीजा है कि आज हम लोगों को ज़्यादातर कोटा मिला है। और जो है अभी बहुत सारे लोगों से मतलब फ़ोन्स आ रहे हैं और थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन भी चल रहा था मीडिया में कि बहुत 1 लाख रुपए कम कर दिए, 1.5 लाख रुपए कम कर दिए। ऐसा कुछ नहीं है। आज तक कम तो 100% होगा, लेकिन कितना होगा ये हज कमेटी ऑफ इंडिया तय करेगी। वो रेट्स फिक्स करने के बाद उसके बाद क्या है कि जो है जैसे आप पूछ रहे थे कि हज का जो एक्शन प्लान कब से होगा, खुरा कब होगा, वो हमको जल्दी में आई थिंक एक 1 वीक में पता लग जाएगा। और उसके बाद जो है जो एक्शन प्लान होगा उस एक्शन प्लान हम लोग ड्रॉ करेंगे। और इस बार हमने कहा है कि मैक्सिमम 1 से 2 फ्लाइट बेंगलोर से दें, सो दैट लास्ट टाइम का जो प्रॉब्लम हुआ उस तरह का प्रॉब्लम ना हो, हम लोग मैनेज करेंगे। और लास्ट टाइम एम्बार्केशन पॉइंट्स जो थे, 4 एम्बार्केशन पॉइंट जो कर्नाटका से हर साल हुआ करते थे, लास्ट टाइम एम्बार्केशन पॉइंट नहीं था बिकॉज ऑफ कोविड इश्यूज़ के लिए, तो उन्होंने वो भी खुलासा कर दिया है कि 4 एम्बार्केशन पॉइंट्स होंगे। तो तब क्या होगा, बेंगलोर हज भवन पे थोड़ा प्रेशर कम होगा और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हाजी लोगों को इंफॉर्मेशन जो देना है वो भी हम लोग एडवांस में देंगे, कि नए जो गाइडलाइंस आए हैं। और खादिमुल हुज्जाज को भी उन्होंने कहा है कि जो रिपीटर्स हैं उनको चांस ना दें, जो नए आदमी हैं उन लोगों को मौका दें इस बार, सो दैट वो भी जाके उधर काम करें। तो ये सब एक्शन प्लान हमारे पास इस बार आया है। तो अच्छी शुरुआत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश है कि इस बार कर्नाटका का कोटा भी ज़्यादा होगा, इस बार कोटा होगा। और प्राइस कम होने के हिसाब से बहुत सारे हाजी भी जा सकते हैं। और जहाँ तक का सवाल है, ये 70 साल के लोगों को जो पहले था, सीनियर सिटीजन्स को जो था वो नहीं था, ये बार उनके लिए आया है। जैसे कि रिपीटर्स को जो है कोई चांस नहीं है हज कमेटी ऑफ इंडिया से, लेकिन रिपीटर्स जब जा सकते हैं जब वो कोई सीनियर सिटीज़न के साथ महरम होकर जा सकते हैं, तो उनका एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा और वो जाएंगे। और चेयरमैन साहब बता रहे थे कि हज कमेटी का जो फॉर्म में जो 300 रुपये जो पहले चार्ज लिया करते थे, वो चार्ज अभी माफ़ी है, नहीं है। लेकिन जो हाजी का सेलेक्ट होता है एप्लीकेशन, जो खुरा निकलता है, तो उन लोगों को 300 रुपये भरना पड़ता है। हाँ, सेलेक्टेड हाजिस को 300 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ता है। सो इस तरह का एक गाइडलाइंस ऑलरेडी आके हैं हमारे पास। तो इंशाअल्लाह एक वीक में आपको फिर एक बार हम लोग आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे जब कंप्लीट एक्शन प्लान आएगा, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाए और लोग जो है गलत अफवाहें और वीडियोस देख के उसमें कंफ्यूज ना होए। जो कुछ भी है तो हज कमेटी का नंबर है, हज कमेटी से बात करें और जो भी डिटेल्स हैं हम भी आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू भी लोगों से बताना चाहते हैं कि ऐसा कोई रेट फिक्स नहीं हुआ है। और अभी जो कर्नाटका का जो कोटा है अभी तक आया नहीं है, ये आने के बाद हम वापस आप लोगों के साथ पहुंचेंगे और आपको मालूम करेंगे। ये सिलेक्शन जी इंतज़ाम है क्या हज के फॉर्म भरने वगैरह? नहीं, हज के फॉर्म भरने के वास्ते में हमारे वॉलंटियर्स जो हैं ओपन किए हैं, अंजुमन वाले कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी जो वॉलंटियर्स हैं वो लोग कर रहे हैं। और हज भवन तो खुला है हमेशा, कभी भी आके यहाँ पर ये लोग कर सकते हैं अगर कुछ तकलीफ़ है तो। अच्छा, ये सिलेक्शन ऑफ रूम्स, वहाँ जो डेलीगेशन जाता है उसमें तुम्हारे भी जो है कमेटी के? हाँ, ये हम लोगों ने नहीं, ये तो हम लोगों ने वही कहा था कि दाम तो हिंदुस्तानी हाजी हो, अमेरिकी हाजी हो या यूके के हाजी हो, एक ही प्राइस देते हैं। तो फिर उन लोगों को क्यों अच्छी रूम मिलती है, हमारे लोगों को अच्छी रूम क्यों नहीं मिलती? ये मसला भी हमने रखा था। तो हम लोगों ने, हमने कहा जैसे कि लास्ट टाइम मोइन भाई वगैरह बता रहे थे कि हमारे जो कमेटी है, हज कमेटी के जो है, जो स्टेट हज कमेटी के एक मेंबर या एक चेयरमैन हर अपने स्टेट के जो रूम्स ले रहे हैं, तो वो जाके इंस्पेक्शन करने का है। तो फिर उन्होंने कहा उसके बारे में सोचेंगे, तो उसके बारे में कुछ हमको ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। लेकिन ये बात तो सही है कि वहाँ पर जो है एक बार बहुत ट्रांसपेरेंसी मेथड में रूम्स का आइडेंटिफिकेशन होगा। और लास्ट टाइम भी कहा गया था कि रूम्स बढ़िया, बहुत ही अच्छे रूम्स मिले थे, इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रूम्स मिलेंगे। हाँ, तो लास्ट ईयर 2022 का जो हज हुआ वो कोविड के शैडो में हुआ, उसमें बहुत से शॉर्ट कमिंग भी हुए
जितना हज कमेटी मेंबर, चेयरमैन और सीईओ से जितना हमारी एक्सलेंस, हमारे काबिलियत के मुताबिक उस कमियों को दूर किया। और दूसरा जो भी नाइतफाक़ी थी, दैट इज़ ब्लोन आउट ऑफ प्रोफेशन। वो था ही नहीं था, आउट ऑफ प्रोफेशन में था। मैं ना तो खुसरो कुरैशी साहब को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ, ना तो किसी को। दैट इज़ आउट ऑफ प्रोफेशनेट हमारे बीच में नाइतफाक़ी डालने के लिए किए हैं। और दूसरी बात, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह जो उस वक़्त कोविड के शैडो में ही हम एकजुट होकर काम किए थे, इंशाअल्लाह इस वक्त हमको वक्त भी ज़्यादा है और अच्छे से अच्छा हज की सहूलत करने के लिए। और आप पूछ रहे थे एक्चुअली प्रॉबेबली कब जाएंगे। जून 28 को खुतबा रहा है। अगर हज फर्स्ट फेज़ में गए तो विल गो लास्ट वीक ऑफ इन द मंथ ऑफ मे। अगर सेकेंड फेज़ में गए तो थर्ड वीक ऑफ जून में जाएंगे। और दूसरी बात, लास्ट टाइम स्ट्राइकिंग रेट आके 50% था अप्लीकेशन ला, ये फिर इंशाल्लाह 100 को 80% आता नहीं सब स्ट्राइकिंग रेट, 80% स्ट्राइकिंग रेट आता तो ज़्यादातर हाजियाँ जाने की ये है। और इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले दिनों में पूरे मेंबरों के साथ और हमारे सीईओ के गाइडेंस से और रऊफुद्दीन साहब के ताउन से कोई शिकायत का मौका देंगे, ये वादा करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये जो हज भवन का जो सिलसिला था कि कोविड के काम होने के बाद इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है इसको इस्तेमाल में लाना, कि किस तरह इस्तेमाल में लाना और इसे हज कमेटी को कुछ इनकम आना बोल के ये लास्ट इसमें हज कमेटी के मीटिंग में हम लोगों का एक डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद सारे हज कमेटी के मेंबर सजेस्ट करें कि स्टार्टिंग में इसको कॉन्फ्रेंसेस के लिए और कोई लोग भाड़े के लिए शादी के लिए जो लोग आते हैं, यहाँ फंक्शंस के लिए जो लोग आते हैं, उनके लोगों को रूम है ना भाड़े से देने के लिए वो डिसीजन हुआ 3000 रुपये एक रूम को लेना बोल के, और 2 लाख रुपए से ऑडिटोरियम या हज का प्रेमिसेस जो है उसको पर डे देने के लिए ये डिसीजन हुआ था। तो हम लोग ये करके गवर्नमेंट को भी लिखे। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेजर कॉन्फ्रेंसेस हुए, इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस यहाँ हुए और बहुत खुश होकर यहाँ से गए। उसके अलावा यहाँ क्या है कि जो लास्ट टाइम ये साइंस एग्जीबिशन चले आए, इधर साइंस बच्चे आए थे, कोई 300-400 बच्चे पूरे कर्नाटका से छोटे छोटे बच्चे आए थे, उन लोगों को हज भवन में इधर रखा गया था। तो उसके बाद अभी जो है एरो शो के लिए पुलिस वाले जो आए हैं वो लोग भी यहाँ पर हमारे पास 300 से 400 पुलिसमैन यहाँ पर थे। तो हज भवन जो है अभी भी हैं, तो हज मल्टीपर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं। और इसका जो क्या था कि हज भवन ये बिल्डिंग जो बेहतरीन जिससे हम लोगों को जो हैंड ओवर हुई थी, सो 1.5-2 साल में कोविड का आने से ये जेल कन्वर्ट हुआ था। उसके बाद कोविड केयर सेंटर होने के बाद बहुत ही मतलब बिल्डिंग में डैमेजेस वगैरह हुए थे, तो हम लोग रिपेयर किए और जो 3-3.5 करोड़ हम लोगों को इसका पैसा आना BBMP को लिखे हैं, वो पैसा आते ही हम लोग इसका बाकी का जो रिपेयर काम है उसको ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा क्या था कि हम लोग ऑडिटोरियम का जो काम था वो बाकी था। ऑडिटोरियम का हमारा अंदाज़ा क्या था कि हम लोग कुछ 10-12 करोड़ में वो उसको स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम बनाएंगे बोल के, जब बेग साहब हज कमेटी के चेयरमैन और ऑनरेबल मिनिस्टर थे तो उनका एक विज़न था कि एक खूबसूरत वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम्स जो हिंदुस्तान में है वो इधर बने। तो उनका एक वो ये था, तो उन्होंने तब मिनिस्टर थे तो उन्होंने डिस्कशन करके जो वीडियो वॉल है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो लाने की उनकी बहुत ही उनकी कोशिश और ये थी। तो उसके बाद हम लोगों को बजट नहीं आया, उसमें जो बजट हम लोग मांगे थे वो बजट नहीं आया, तो फिर हम उसको छोड़ दिए। तब तक कोविड आ गया। आने के बाद अभी क्या हुआ कि ऑडिटोरियम का जो बजट था हमारा 2-2.5 करोड़, उसमें हम लोग अभी काम चालू किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम अभी ख़त्म हो जाएगा, 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो भी करेंगे इधर करके, जो है रेंट लेंगे, उसमें रेंट लेके हम लोग हज भवन जो है हज कमेटी का खुद अपने फंड से ही हज कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह चलेगी। अच्छा, हॉस्पिटल को 1 फ्लोर देने वाले थे? नहीं, अभी हॉस्पिटल का जो है वो कोविड के टाइम पे ये कहें यहाँ काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं और BBMP भी अभी काफ़ी हॉस्पिटल्स खोले हैं, तो अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ज़रूरत अब अगर देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर शादी महल में रहने के लिए लोग आ रहे हैं। इधर इस एरिया में बहुत शादी महल हैं लेकिन रहने के लिए कमरे नहीं हैं, तो इसलिए बहुत लोग आके शादी के महल में जो आ रहे हैं रिश्तेदार लोग, वो लोग हमारा हज भवन पूछ रहे हैं, उसको लिए देने के लिए तैयार हैं। और एक रेस्टोरेंट भी, कॉफ़ी शॉप भी इधर हम लोग खोलेंगे कि यहाँ से आगे घर है, लोग ऑफिस हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, वो लोग अच्छे एटमॉस्फेयर में आके खा पी के यहाँ से जा सकते हैं। तो वो हमारा एक
ये है। और क्या कहते हैं कि हज भवन को जो बाकी का भी जो रिपेयर आपने देखा, पेंटिंग वेंटिंग भी हम लोगों ने कर दिया, तो बाकी का भी थोड़े रिपेयर्स हैं जो करने के हैं, जो लास्ट टाइम जो डैमेज हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक बात लेके है ना इसका जो है फुल फ्लेड्ज इसका यूज़ करेंगे हज भवन।